सो जो लास्ट सेशन के अंदर सेशन 4.2 के अंदर बायो सावर्ट्स लॉ था, वो किसके बेच पे था एंड उसके अंदर हमें क्या मिला था? मानस, मानस आवाज आ रही है मेरी? जब भी आपका न्यू क्लास होता है, आप जैसे लास्ट टाइम से वो प्रिपेयर करते आते हैं ना, लास्ट लेक्चर का प्रिपरेशन करके नेक्स्ट क्लास में आते हो, वैसा ही आज किया होगा। ओके, क्या होगा मानस? जस्ट वेट। या unmute. Okay, yes. Yes, sir. Am I audible? Yes. Yes, sir. Bio Savart's law से हमें ये मिला था that dB is equals to U naught I upon 4 pi into dl cross r upon r cube. राइट, इट इज स्केलर प्रोडक्ट में जो वेक्टर फॉर्म में बायो सावर्ट्स लॉ को लिखते हैं, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट आई dl क्रॉस r अपन 4 पाई r क्यूब। जब इस वेक्टर फॉर्म से जब आप हटाते हो, तब यहाँ पे dl एंड r के बीच में एंड r ये क्या यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं तिशा? सर वो डिस्टेंस, वो डीएल और करंट के जो करंट लूप थी उससे r डिस्टेंस पे हम मैग्नेटिक फील्ड ढूंढते थे, सो इट्स डिस्टेंस r। एंड dl क्या था देवोलीना? dl देवोलीना सेन। ओ सर, मेरे को लगा आपने मेरे को वो दिया नहीं था परमिशन। सर डीएल लेंथ होता है। लेंथ होगी पूरे वायर की या स्मॉल एलिमेंट होगा? सर स्मॉल एलिमेंट। स्मॉल एलिमेंट होगा, वो लेंथ नहीं होगी पूरे वायर की। जो हमने एक छोटा सा एलिमेंट हमने कंसीडर किया होता है वो स्मॉल एलिमेंट होगा। यहाँ पे म्यू नॉट क्या रिप्रेजेंट करता है? खुशी, म्यू नॉट क्या थी? सर आते ही क्लास में क्वेश्चन पूछने लग गए हैं, बट ये बेसिक इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब सेशन 4.3 करेंगे उसमें इसी बेस पे पूरी एप्लीकेशन है वो तो फर्स्ट ये चीज क्लियर होनी चाहिए। यस संजना। सर न्यू नॉट वाज परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, राइट? ओके। एंड जब यहाँ पे dl एंड r जो वेक्टर फॉर्म में से हम स्केलर में लिखे, दैट मींस म्यू नॉट आई dl sin थीटा अपन 4 पाई इंटू आर स्क्वायर ऐसे लिखा हुआ था, या जो आपने वहां पे फाइंड आउट किया था वो बायो सावर्ट्स लॉ के अंदर। अबे बायो एंड सावर्ट्स की जो कहानी है, फर्स्ट तो इसमें 10th स्टैंडर्ड के अंदर आपने एक ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट किया होगा या पढ़े भी होंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, स्टैंडर्ड 10 के अंदर, राइट? तो वहां जो ऑस्टेड भाई साहब ने बताया था कि उसने एक्सपेरिमेंट से तो हमें ये एक चीज बताई थी कि जब किसी कंडक्टर में हम इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं तो उसके सराउंडिंग के रीजन में हमें एक मैग्नेटिक फील्ड मिलती है। आई एम राइट? ठीक है।
बट वो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, उसकी डायरेक्शन क्या है, ऐसी कोई भी बात ओस्टेड ने हमें नहीं बताई थी। उनकी इस बात को फ्रेंच एकेडमी के अंदर प्रेजेंट करने वाले साइंटिस्ट का नाम था मिस्टर अरोगो, और उन्होंने 11 सितंबर 1820 के अराउंड जो फ्रेंच एकेडमी है उसके अंदर उसने ये सब चीजें प्रेजेंट की थी। और उसके 2 मंथ के बाद, आफ्टर 2 मंथ्स, 2 साइंटिस्ट आए, मिस्टर बायोट एंड सावर। इन दोनों ने मिल करके एक फॉर्मूला हमें बताया कि जिससे हम उस मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट कर सके एंड उसकी डायरेक्शन भी निकाल सके, राइट? सो दैट्स व्हाई वी स्टडी दिस बायो-सावर्ट्स लॉ। बेसिकली ये जो मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्मूला भी मिली एंड उसी के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ढूंढ सकते हैं। जैसे कि आपने लास्ट लेक्चर में बायो-सावर्ट्स लॉ जब पढ़े थे तब अब मैम ने वो ड्रॉ करके भी बताया होगा, करंट कैरिंग कंडक्टर वायर, इन वायर से 8 डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड ढूंढ के बताई थी, डायरेक्शन भी बताई होगी वहां पे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी वो भी, राइट? अब इसी बायो-सावर्ट्स लॉ की एप्लीकेशन है जो हम सेशन 4.3 में पढ़ने वाले हैं। एंड वो पढ़ेंगे, हम एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप लेंगे वायर, एंड वो लूप के सराउंडिंग में या कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस पे हम एक मैग्नेटिक फील्ड ढूंढने वाले हैं, राइट? सो प्लीज सब अपना वीडियो ऑन कर दीजिएगा। सो मुझे भी आपकी एक एनर्जी दिखे सामने। मुझे लग रहा है एक मैं पढ़ रहा हूँ और तीशा, मानस एंड देवली नाम 3 पढ़ रहे हैं यहाँ पे। संजना, श्रेय, तनिषा, वंश, प्रथम, निष्ठा, मोक्ष, तो चलो ठीक है। मानसी, महर्षि, केशिनी, प्लीज कम ऑन। ओके, सो जो ये डेरिवेशन हम पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग लूप ऑन इट्स एक्सियल लाइन। जो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे वो एक एक्सियल लाइन पे मैग्नेटिक फाइंड आउट करेंगे, एंड वो एक्सियल लाइन जो होगी वो एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप होगी, उसके सेंटर में से पास होती होगी, राइट? सो इस डेरिवेशन हम करने से पहले हमें 4 चीजें ध्यान में रखनी होगी, तो चारों चीजें अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। ये जो डेरिवेशन हम कर रहे हो एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा ही जाता है, या तो डेरिवेशन आएगा या इसके 1 मार्क में क्वेश्चन आते हैं जो आपके एमसीक्यू बेस्ड हो, एमसीक्यू एप्लीकेशन बेस्ड, या तो न्यूमेरिकल। इस डेरिवेशन के बेस पे कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन दिखेगा ही दिखेगा। सो एक क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हमें 4 चीजें क्लियर होनी चाहिए एंड तक। एक तो इसका कंसिडरेशन अच्छे से क्लियर कट होना चाहिए, डायग्राम, एक्सप्लेनेशन विद स्टेप वाइज एंड ग्राफ। ठीक है, 4 पॉइंट हमें अच्छे से क्लियर होने चाहिए। सो फर्स्ट कंसिडरेशन लिखिएगा, साथ में डायग्राम भी ड्रॉ कर लीजिएगा। एक है सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, उसमें हम जो करंट पास करेंगे वो करंट पास करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये हुआ सर्कुलर लूप का सेंटर पॉइंट ओ, और इसकी जो रेडियस होगी, लेट्स से कि सर्कुलर लूप की रेडियस है ए। क्या है? ए। अब उससे एक्स डिस्टेंस पे हमें मैग्नेटिक फील्ड ढूंढ के निकालनी है। कितना डिस्टेंस है? एक्स डिस्टेंस पे। और यहाँ पे पॉइंट है पी, और ये हो गए एक्सिस एक्सिस, जो मैंने बताया था कि हमें कौन सी कर रहे हैं, एक्सियल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड ढूंढ रहे हैं। कहाँ पे ढूंढ रहे हैं तीशा? सर एक्सियल एक्सियल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड ढूंढ रहे हैं, राइट? यहाँ तक क्लियर है? पी पॉइंट पे सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे ढूंढ रहे हैं, सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है, उसकी रेडियस है ए,
एंड उसमें करंट जा रहा है I जितना। सो फर्स्ट कंसिडरेशन लिखिएगा, स्टेप वाइज लिखना है। फर्स्ट पॉइंट करिए कि लेट अस कंसीडर अ सर्कुलर लूप इन YZ प्लेन। ये तो फर्स्ट जो हमने सर्कुलर लूप रखा है वो हमने रखा है Y एंड Z प्लेन के अंदर, YZ प्लेन, हैविंग सेंटर O, रेडियस A एंड कैरिंग करंट I इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कैसा पास हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। फिर से पॉइंट 1 बोल रहा हूं, लेट अस कंसीडर अ सर्कुलर लूप इन YZ प्लेन हैविंग सेंटर O, रेडियस A एंड कैरिंग करंट I इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये साथ में सबको लिखना है। और कभी भी एक ये डेरिवेशन एग्जाम में पूछा जाए तो यही डेरिवेशन के थ्रू, एक कंसिडरेशन के थ्रू ही लिखना है, राइट। सेकंड पॉइंट लिखिएगा, हमें क्या ढूंढना है इस डेरिवेशन के अंदर मानस? Sir, magnetic field at point P, axial point P. परफेक्ट परफेक्ट। हमें जो चीज करनी है वो तो हमें पता होनी चाहिए ना भाई। हमें ढूंढना है मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट P। तो पॉइंट 2 लिखिएगा, वी नीड टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड at a point P which is at a distance x from the circular current carrying loop on its axial line. Done. Right. अब लेट्स से इसके पोजीशन वेक्टर जो है P पॉइंट तक का, तो ये सर्कुलर लूप है, and उसके ऊपर लेट्स से कि ये जो सर्कुलर लूप होती है ना, ऐसी सर्कुलर लूप है गो सर्कल, राइट। उससे हमें यहाँ पे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ढूंढनी है। तो यहां से लेके यहां तक का एक पोजीशन वेक्टर आएगा, सर्कुलर लूप से ऊपर से लेके P पॉइंट तक एक पोजीशन वेक्टर आएगा, और वो पोजीशन वेक्टर होगा यहां से लेके यहां तक का, एंड उसको नाम देंगे हम R। इस पोजीशन वेक्टर R। क्लियर, समझ में आया यहां तक? ओके ग्रेट। एंड जैसे हमने बायो सावर्ट्स लॉ किया था, वहां पे एक छोटा सा एलिमेंट हमने कंसीडर किया था, तो वैसे ये जो सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है उसका एक छोटा सा एलिमेंट हम कंसीडर कर रहे हैं। वो कंसीडर छोटा सा एलिमेंट इज DL लेयर है, स्मॉल करंट कैरिंग लेंथ वाला। तो ये क्या होगा? एलिमेंट ऑफ लेंथ इज DL। ठीक है, बिकॉज जो सर्कुलर लूप होगी, हमारी करंट की डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज होगा तो मैं यहां से मेरा एलिमेंट लूं तो ऐसा आ जाएगा ना डायरेक्शन। सो ये होगी DL एलिमेंट। सो पॉइंट 3 लिखिएगा, पॉइंट 3, first we need to assume a small current element. We need to assume a small current element of length DL. क्लियर है यहां तक? सो ये जो हुआ DL एंड R, ये जो वेक्टर प्रोडक्ट्स है इसकी हम डायरेक्शन निकाले यूजिंग राइट एंड थंब रूल, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मुझे ऐसी कुछ मिलेगी।
डीएल एंड आर ये वेक्टर प्रोडक्ट से हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाले तो ऐसी कुछ डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की मिलेगी। और ये जो हमारी एक्स एक्सिस थी, सो यहाँ पे एक्स एक्सिस के अलोंग एक कंपोनेंट मिलेगा। कौन सा कंपोनेंट मिलेगा यहाँ पे बताएगा महर्षि। महर्षि यस केशिनी। एक होगा एक्स एक्सिस के साथ, फर्स्ट तो आएगा dbx, दूसरा y एक्सिस के साथ जो हमें मिलेगा वो एग्जैक्टली इससे परपेंडिकुलर होगा, वो होगा dby। क्लियर है यहां तक? ठीक है, ओके। अब जब हमने डीएल एंड आर के बीच का, जैसे बायो-सावर्ट्स लॉ की अभी हमने फॉर्मूला लिखी थी, पर इस फॉर्मूला के अंदर जो हमने ये थीटा लिखा था, ये थीटा क्या रिप्रेजेंट करता था? इट्स एंगल बिटवीन डीएल एंड आर, डीएल एंड आर के बीच का थीटा था ये। तो यहाँ पे ये जो डीएल है एंड आर के बीच का एंगल होगा वो एक थीटा होगा, राइट? एंड यहाँ जो मुझे मैग्नेट एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है, ये हो गया थीटा एंगल। और मैं यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल यूज करूं तो यहाँ पे ए एंड आर के बीच में जो एक एंगल बनेगा वो भी एक थीटा एंगल बनेगा। इट इज इंटीरियर एंगल इज थीटा बाय राइट एंगल ट्राइंगल के थ्रू। क्लियर है? ये तो प्रॉपर्टी आप स्टैंडर्ड 9 के मैथ्स में भी पढ़ चुके हैं, ऐसी प्रॉपर्टी। जो मुझे ए एंगल थीटा मिलता हो तो ए वाला एंगल कितना मिलेगा मानस? सर थीटा। ऑब्वियसली सर, ये थीटा तो ये कहाँ जाएगा, ये भी थीटा ही रहेगा। ठीक है, और एक चीज रुद्रराज, रुद्रराज यस को आवाज आ रही? हाँ। अब ये जो थीटा एंगल है यहाँ पे देखिएगा, डीबी एंड डीबी एक्स के बीच का जो मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है, तो ए एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा। परफेक्ट, ये होगा 90 माइनस थीटा। सर ये दोनों परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री, आपने एक थीटा तो यहाँ ले लिया, बचा क्या? 90 माइनस थीटा। ठीक है, सो अब यहाँ पे एंगल में किसी को कोई कंफ्यूजन? क्लियर है? सो पॉइंट 4 लिखिएगा, जो आप कंसिडरेशन लिख रहे हैं उसमें पॉइंट नंबर 4 मेंशन करिए। लेट आर जो पोजीशन वेक्टर था, लेट आर बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ पी with Sir, can you respect to, repeat please? yes, let r is small r be the position vector of p with respect to dl। dl के रिस्पेक्ट में हमने लिया था with respect to dl, right? ओके, सो ये था हमारा कंसिडरेशन एंड डायग्राम वाला पार्ट। अब जो हम एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं, दो पॉइंट्स हमारे यहाँ क्लियर हुए। थर्ड पॉइंट एक्सप्लेनेशन एंड स्टेप्स। तो थर्ड पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट स्टेप्स एंड एक्सप्लेनेशन जो लिखते हैं आपके कहीं ना कहीं एग्जाम में है ना, मार्क्स इसी के ही कटते हैं। आप स्टेप्स लिख डालते हैं लेकिन कहीं ना कहीं
एक्सप्लेनेशन साथ में नहीं लिखते हैं या स्टेटमेंट नहीं लिखते हैं। बाय राइटिंग द वैल्यू ऑफ डीबी। अब मुझे कौन बताएगा कि यहाँ पे डीबी की वैल्यू क्या मिलेगी? एंड्रेस करिएगा, जो कि पहले मैंने ऑलरेडी बता भी दिया था। यस मानस। सर यू नॉट 4/4 वाली वैल्यू मिलेगी। परफेक्ट। कैसे नहीं, जो आपने आंसर दिया है वो भी एक सही है, वो कंपोनेंट के थ्रू सही है, वो भी एक परफेक्ट है। ये जो अभी मानस ने बोला कि सर 4/4 वाली, उसको हम कंप्लीटली लिखे तो ऐसा रहेगा ना कि dB इज इक्वल्स टू μ0 sin थीटा, लेकिन मैं थीटा की जगह यहाँ 90 डिग्री कर देता हूँ। वो तो आपको पता है, जब पोजीशन वेक्टर होता है वो होता है लेट्स से कि प्लेन इन द पेपर, एंड जो एलिमेंट होता है वो मेरा होता है एलिमेंट मतलब जो इसके एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होता है। प्लेन ऑफ द पेपर एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होता है ऐसे। तो ये मेरा पोजीशन वेक्टर आर हुआ, इन्हें जो डीएल दोनों के बीच का एंगल होता है 90 डिग्री। सो यहाँ पे एंगल आया 90 डिग्री। देन अपन जो होता है 4πr², एंड यहाँ पे क्या आएगा डीबी कैप। ये डीबी कैप क्या दिखाता है? श्रेय, देवलीना एक सेकंड। श्रेय मेहता, Yes, sir. Direction. क्या? Direction. डायरेक्शन, दैट मीन्स यूनिट वेक्टर। परफेक्ट। डीबी वेक्टर इज यूनिट वेक्टर या तो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं। अब साइन 90 इज 1 हो जाएगा, तो हमारे फॉर्मूला में क्या बचेगा? μ0 अपॉन 4π इंटू r²। ठीक है, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? अब एक एक नया नया स्टेप आता रहेगा, यहाँ तक तो हमने कर लिया हुआ था। ठीक है, अब यहाँ ध्यान रखिएगा, ये जो मेरा ट्राइंगल है वो यहाँ मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ये ट्राइंगल हुआ, ये था पोजीशन वेक्टर आर, दिस हाइपोटेन्यूस। ये हुआ अपोजिट, ये था हमारा एंगल थीटा, ये था ए रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप, एंड ये था डिस्टेंस जो हम पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करते थे, ए एक्स। राइट। ट्राइंगल में किसी को कोई कंफ्यूजन? मैंने कुछ नया नहीं ड्रॉ किया, नहीं कुछ नया इसमें डाला है, वही चीज है जो यहाँ डायग्राम में था हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे पाइथागोरस रूल अप्लाई करके मुझे आर की वैल्यू निकालनी है। जैसे आप 9th स्टैंडर्ड में कहते थे ना, AB² इक्वल्स टू या AC² इक्वल्स टू AB² प्लस BC², ऐसा यहाँ पे क्या होगा? एक सेकंड, तनिषा। यस सर। हाँ, पहले वीडियो ऑन कर दीजिएगा, देन मुझे आर की वैल्यू बतानी है। सर A² प्लस X²। वो R² इक्वल्स टू होगा कि R इक्वल्स टू? R²। ओके, ये हुआ R² इज इक्वल्स टू S² प्लस X²। और 1 सेकंड, R इज इक्वल्स टू क्या होगा? स्क्वायर रूट के अंदर सर रूट A² प्लस X²। रूट के अंदर A² प्लस X²। ठीक है, अब ये जो R² की वैल्यू मिली वो मैं यहाँ रख सकता हूँ R² की जगह। ठीक है, तो ये dB इज इक्वल्स टू क्या होगा? μ0 IDL
अपन 4 पाई इंटू ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू डीबी। क्लियर है यहाँ तक? ओके, सो अब जो हम और एक नया स्टेप करने जा रहे हैं वो है, अब हम इस मैग्नेटिक फील्ड का इंटीग्रेशन करेंगे। बिकॉज ये जो हमें मैग्नेटिक फील्ड मिली ये तो यहाँ की मिली ना, अब उनके भी दो बच्चे हैं, दो कंपोनेंट है, एक डीबी एक्स वाला है, एक डीबी वाई वाला है। सो यहाँ तक क्लियर है सबको? हम सब कर दीजिएगा तो मैं आगे नेक्स्ट पेज टर्न करूँ। वंश, आपको कुछ डाउट है? ओके ग्रेट। सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट, ये जो हमें डीबी मिला, डीबी की वैल्यू क्या मिली थी हमें? डीबी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई डी एल, वही चीज लिख रहा हूँ जो मैंने लास्ट पेज पे लिखा था, 4 पाई इंटू ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू डीबी कैप, राइट। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट दिस डीबी वेक्टर, ये डीबी वेक्टर का हम करेंगे इंटीग्रेशन। अब यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा? बी हो जाएगा इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट इंटू आएगा डीबी। ठीक है, अब ये जो डीबी है उसके दो टर्म बनेंगे। एक टर्म कौन सा होगा मानसी? हेलो मानसी। नहीं सर, रहने दो ऐसा। आस्था, मुझे ना लीना मैम इस बैच की इतनी तारीफ करते थे ना, प्रेजेंट करिएगा। यस मानस, Sir, dbx and dby. बस सिंपल, और तो क्या नया था इसमें। एक डीबी एक्स प्लस दूसरा आएगा डीबी वाई। अब डीबी एक्स एंड डीबी वाई को मैं यहाँ पे सेपरेट करूँ तो यहाँ पे क्या मिलेगा? इंटीग्रेशन में डीबी एक्स की जगह डीबी कॉस थीटा इंटू आई कैप प्लस डीबी साइन थीटा इंटू जे कैप, ये मिलेगा हमें। बट यहाँ पे आप देखिएगा ना, जो साइन थीटा वाला टर्म है वो इस केस में जीरो हो रहा है। Why this integration is zero? Because for two diametrically opposite current elements, dB sin theta are equally in magnitude and opposite in direction. That's why this dB sin theta component will be zero. So यहाँ पे हमें only एक ही टर्म मिलेगा dB cos theta, पर यहाँ पे साथ में मेंशन भी कर दीजिएगा कि for two diametrically opposite current elements and dB sin theta are equal in magnitude and opposite in direction. That's why this term would be zero. Clear है यहाँ तक?
तो अब तो ले दे के हमारे पास एक ही टर्म बचा है। सो यहाँ पे dB cos थीटा आए। अब dB की वैल्यू तो हमने ऑलरेडी यहाँ निकाल के रखी हुई है। सो dB की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। दूसरी एक चीज की जरूरत पड़ेगी हमें cos थीटा की। अब cos थीटा की वैल्यू इस ट्राइंगल के थ्रू हमें निकाल के बतानी है। तनिषा, थीटा हमारा यहाँ पे है, सो cos थीटा निकालना है। ये सब 9th स्टैंडर्ड का बेज है मैथ्स वाला। यस तीशा। सर A by R हो जाएगा। परफेक्ट। क्या हो जाएगा? A बाय R। कहाँ बड़ी चीज थी? यस प्रथम, ये क्या दिया? हाँ वो भी चलेगा, जो प्रथम ने नीचे, सही है प्रथम वो भी। ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट dB की जो वैल्यू हम रखेंगे इंटीग्रेशन के, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एल अपन 4 पाई इंटू ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, राइट। एंड cos थीटा आएगा तो फर्स्ट तो मैं यहाँ cos थीटा की वैल्यू लिखता हूँ A बाय R, एन आएगी आई कैप, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है आई कैप। तो ये हो गया क्लियर। अब यहाँ पे B इज इक्वल्स टू जो A बाय R है, R की वैल्यू हम यही जो ट्राइंगल निकाला था, यहाँ पे ऑलरेडी हमने एक चीज R की वैल्यू निकाल के रखी हुई थी। R इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यस दिशा, आपका रेज Yes, हैंड है। सर सॉरी मैं नीचे कर लेती हूँ, वो गलती से रह गया। ओके, सो R इज इक्वल्स टू होगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो वो R की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। सो इंटीग्रेशन के अंदर म्यू नॉट आई डी एल इंटू ए अपन 4 पाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू आर की जो वैल्यू मिली थी वो हमें ऐसी मिली थी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 1/2। ऐसे लिख सकते हैं, जो स्क्वायर रूट था वही चीजें लिखी है, ठीक है। अब आपने मैथ्स में और एक चीज सीखी होगी, जो ए की पावर 2 हो उसके मल्टीप्लीकेशन में ए की पावर 1/2 हो। दैट मीन्स क्या हुआ, बेस सेम है तो पावर का क्या होगा? बेस सेम हो तो पावर का क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। यस केशिनी, परफेक्ट, सही है। प्रथम सही है। ओके मानस बोल दीजिए। सर एडिशन ऑफ पावर्स। ओके एडिशन होगा तो यहाँ पे क्या होगा? 2 + 1/2, 2 2 जा 4 + 1, प्रथम ने जो कहा था वो हुआ 5/2, राइट। अब हमारे पास क्या है, ये देखिएगा बेज है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2 है। तो क्या होगा नीचे, पावर कितनी आएगी? म्यू नॉट आई डी एल इंटू ए, नीचे क्या होगा 4 पाई इंटू ए, पावर का क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 + 1/2 इज 3/2 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? यस यहाँ पे ये डायरेक्शन लिखने का मत भूलिएगा। ओके अब यहाँ पे क्या करते हैं, इंटीग्रेशन के बाहर हम कौन सी चीज को निकालते हैं? जब कांस्टेंट हो उनको भी बाहर निकाल देते हैं। सो यहाँ पे क्या करेंगे, म्यू नॉट आई ए
अपन 4 पाई इंटू ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर रेस टू पावर 3/2 को हम बाहर निकाल देते हैं। बचेगा क्या इंटीग्रेशन के अंदर? ये dl इंटू आई कैप। अब ये जो सर्कुलर लूप है, स्मॉल एलिमेंट जो हमने लिया था dl, तो ये जो dl है वो इस सर्कुलर लूप का हमने स्मॉल एलिमेंट लिया था, थी तो पूरी सर्कुलर लूप। वो सर्कुलर लूप ये dl का क्या होगा? एक सरकमफ्रेंस होगा। और हम 11th में भी जानते थे सरकमफ्रेंस की एक फॉर्मूला होती है, वो फॉर्मूला क्या होती है महर्षि? हेलो महर्षि। ओके, संजना। Yes, sir. सरकमफ्रेंस इज इक्वल्स टू क्या होता है? I don't remember. ओके, 2 pi a. वाह 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 वाह, क्लिक हुआ। 2 पाई ए Yes, sir. होता है 2 पाई आर रेडियस। बस रेडियस हमारे पास क्या है? ए है, तो होगा सर्कमफ्रेंस इज 2 पाई ए। सो डीएल, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल की जगह हम क्या लिखेंगे? 2 पाई ए। सो यहाँ पे b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई ए अपन 4 पाई इंटू ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर रेस टू पावर 3/2 इंटू डीएल इंटीग्रेशन की जगह में मिला 2 पाई ए। क्लियर है यहाँ तक? सो अब यहाँ पे देखिएगा, 2 पाई ऊपर एंड नीचे डिनोमिनेटर में पाई, एंड यहाँ से 2 2 जा 4 होगा, तो 2 नीचे आएगा ओनली, राइट। तो अब ये हमारे पास फॉर्मूला में क्या बचा कि b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई ए इंटू ए स्क्वेयर हो जाएगा, नीचे 2 इंटू ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर रहेगी 3/2 इंटू ये रहेगा आई कैप। सो ये जो हमें मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्मूला मिली, ये मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्मूला मिली हमें एट अ पॉइंट P पे, एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। इतना डेरिवेशन है इसके अंदर, ठीक है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड मिली B, वो हमें इस पॉइंट की मिली P पॉइंट पे। दैट मीन्स सेंटर से x डिस्टेंस की दूरी पे P पॉइंट था, उसकी हमें मैग्नेटिक फील्ड मिल रही इतनी। अब इसमें हम म्यू नॉट की वैल्यू जानते हैं ना म्यू नॉट की वैल्यू? ये तो कांस्टेंट है, कहीं हमें निकालनी नहीं पड़ती है। 4 पाई इंटू 10⁻⁷। लेट से कि इसके अंदर हमें करंट दे दिया हो, इस सर्कुलर लूप की रेडियस दे दी हो, एंड कितने डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मिल जाएगी हमें, मिल सकती है ऐसे, ठीक है। अब लेट से कि मुझे एक चीज बताइएगा, एप्लीकेशन बेस्ड है। जो मैं P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ढूंढूं एंड मैं इस सर्कुलर कोई लूप के ऊपर ही मैग्नेटिक फील्ड ढूंढूं, तो क्या दोनों मुझे सेम मिलेगी? पहले क्वेश्चन समझ में आया सबको? P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ढूंढूं या इस सर्कुलर लूप के ऊपर ही मैं मैग्नेटिक फील्ड ढूंढूं, तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी? पहले तो यस या नो में जवाब दीजिएगा एवरीवन प्लीज, यार इतना तो हो सकता है। सेम रहेगी कि डिफरेंस होगी, कुछ हमें अलग मिलेगा? एक मैं आपको हिंट भी दे देता हूँ। दो चार्जेस होते हैं, यस मानस, डिफरेंट तो रहेगी,
वो फिक्स है, बट अब वो एक चीज बता दीजिएगा, चलो डिफरेंट है, यहाँ पे ज्यादा होगी कि यहाँ पे ज्यादा होगी? यस मानस? सर पी पे ज्यादा रहेगी। पी पॉइंट पे ज्यादा होगी। केशिनी कह रही कि सर सरफेस पे ज्यादा रहेगी। चलो पहले केशिनी के से आंसर मांगते हैं। केशिनी क्यों भाई सरफेस पे ज्यादा रहेगी? सर बिकॉज x छोटा होगा तो मतलब डिनोमिनेटर छोटा होगा तो वैल्यू बड़ी हो जाएगी। देखो देखो मानस, छोटा सा लॉजिक था। हमने क्या कहा था, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस जितना बड़ा होता है ना, डिनोमीटर बड़ा हो जाएगा, आंसर कम होता है। अब डिनोमीटर जितना छोटा होगा उतनी डिनोमीटर की वैल्यू छोटी होगी, तो हमारा पूरा का आंसर क्या मिलेगा, बड़ा मिलेगा। पर एक सिंपल की चीज है, सिंपल जैसी है, जैसे मैं आपको जो चैप्टर 1 का छोटा सा एक एग्जांपल दूं, हिंट जैसा। दो चार्ज है, चैप्टर 1 में हम चार्ज की बात करते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक में। दो चार्ज के बीच ना के डिस्टेंस अभी 1 मीटर है। तो यहाँ जो लेट से कि मुझे फोर्स मिल रहा है, कुछ फोर्स मिल रहा है 2 न्यूटन जितना। अब 1 मीटर की जगह मैं 2 मीटर कर रहा हूँ, डिस्टेंस मैंने बढ़ा दिया है। तो क्या फोर्स मुझे वो जब 1 मीटर पे 2 न्यूटन मिला था, क्या उतना ही मुझे अभी 2 मीटर पे फोर्स मिलेगा? ऑब्वियसली वहां तो हमें पता था कि सर जैसे डिस्टेंस बढ़ता है ना दोनों चार्ज के बीच में, तुरंत फोर्स कम होने लगता है। तो वैसे ही केस थोड़ा यहाँ देख लीजिएगा। मैं मैग्नेटिक फील्ड के नजदीक जितना जाऊं ना, उतना मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होती है, धीरे धीरे बढ़ेगी। या यहाँ से जितना मैं दूर जाऊंगा उतनी मैग्नेटिक फील्ड धीरे धीरे कम होती जाएगी। इवन नॉट वन साइड, बोथ साइड ऐसा होगा। यहाँ से मैं ऐसा दोनों साइड ऐसे दूर दूर जाता रहूं तो दोनों साइड धीरे धीरे कम होती लगेगी। ऑब्वियसली जैसा केस यहाँ पे होगा वैसा ही लेफ्ट साइड होगा। और एक चीज मैं आपको बताता हूँ, पी पॉइंट ऑन द सरफेस, थर्ड पॉइंट इज सेंटर ऑफ द कॉइल। अब बताइए मैक्सिमम टू मैक्सिमम कहाँ मैग्नेटिक फील्ड होती है? ये तीनों पॉइंट में से कहाँ ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी? प्रियांश? क्वेश्चन समझ में आया ना आया तो एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, बट ऐसे चुपचाप नहीं बैठना है। प्रियांश? ओके ध्वनित, ध्वनित बताइएगा। ध्वनित? यस मानस? सर एट पॉइंट 2 मैक्सिमम रहेगी। पॉइंट ओ। ओ पे, सेंटर ऑफ द कॉइल पे ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी। ऑब्वियसली अभी जो हमने बात की कि जैसा मैग्नेट सर्कुलर कॉइल के नजदीक जाएंगे तो ऑब्वियसली वहां मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी। ऑन द सरफेस की बात करो तो उससे बेटर में सेंटर की बात करें। जब सेंटर की बात करेंगे तो ऑब्वियसली डिस्टेंस कितना हो गया, 0 डिस्टेंस हो गया वहां पे। ऑब्वियसली मैक्स टू मैक्स मैग्नेटिक फील्ड वहां पे ज्यादा मिलेगी। तो ये जो तीन चीजें मैंने बताई, ये तीनों चीजों पे एक स्पेशल केसेस है, और तीनों स्पेशल केस हम करेंगे। फर्स्ट करते हैं, और ये भी आपका कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछा जाता है। और ये स्पेशल केस में कोई भी कंफ्यूजन डाउट हो तो अभी बोल दीजिएगा, साथ में क्लियर हो जाए। फोर, फर्स्ट यहाँ पे मैं बताता हूँ, लेट से कि ये जो हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट की ना, कितने नंबर ऑफ टन्स की फाइंड आउट की है? सर्कुलर कॉइल जो वायर है उसमें नंबर ऑफ टन्स भी होंगे ना।
सिंगल वायर की है। एंड हमें जो नंबर ऑफ एन टन्स की फाइंड आउट करनी हो तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे कैपिटल एन से। जितने नंबर ऑफ टन्स वायर लेने हो से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो उतनी गुनी मैग्नेटिक फील्ड हो जाती है। वो भी एक चीज ध्यान में रखिएगा। एन में यहाँ इसलिए नहीं अप्लाई कर रहा हूँ, एन मतलब मैंने यहाँ 2 ले लिया ना, तो यहाँ पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड कुछ 5 टेस्ला मिल रही थी, तो यहाँ 5 टू 10 डबल हो जाएगी। जितना नंबर ऑफ टन्स रखते हैं उतनी गुनी मैग्नेटिक फील्ड होती है, साथ में मल्टीप्लाई होती रहेगी। सो ये हुआ नंबर टन्स के लिए, दैट मीन्स नंबर ऑफ एन नंबर ऑफ टन्स के लिए, राइट। सो स्पेशल केसेस में फर्स्ट पॉइंट है, लेट्स से कि x इज इक्वल्स टू 0 हो, x इज इक्वल्स टू 0 हो तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्मूला क्या थी, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई ए स्क्वेयर अपन 2 इंटू ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर रेज टू पावर 3/2। ये फॉर्मूला तो दिमाग में बैठ जानी चाहिए, अभी अभी यहाँ पे ये फॉर्मूला क्लियर कट दिमाग में बैठ जानी चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई ए स्क्वेयर अपन 2 इंटू ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर रेज टू पावर 3/2, ठीक है। अब जो डिस्टेंस x इज इक्वल टू 0 हो, x इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ, कहाँ पे हम फाइंड आउट कर रहे हैं, सेंटर पे। तो यहाँ पे x वैल्यू हम रख दे, सो x की वैल्यू 0 हो गए, तो यहाँ पे क्या होगा, म्यू नॉट एन आई ए स्क्वेयर अपन 2, ये होगा ए स्क्वेयर की पावर 3/2, लेकिन यहाँ पे 1/2 एंड यहाँ का स्क्वेयर वो दोनों एक दूसरे से कैंसल आउट हो जाएगा, तो पावर बचेगी 3। अब ऊपर भी a की वैल्यू कुछ पड़ी है ए स्क्वेयर जितनी, तो ऊपर से एक ए स्क्वेयर कट हो जाएगा, इसकी 2 पावर कट हो जाएगी, तो नीचे बचेगी 1 पावर। तो क्या होगा, म्यू नॉट एन आई अपन 2a जितना। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड मिली ना, हाईएस्ट से हाईएस्ट होती है, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी हमें सेंटर पे। सेकंड केस है, जब x की वैल्यू हमने क्या कहा, सरफेस के ऊपर निकालते हैं, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, a, जो सर्कुलर करंट कैरिंग वायर है उसकी रेडियस a है, तो x इज इक्वल टू a होगा। सेकंड केस है x इज इक्वल टू a, जो x इज इक्वल टू a हो तो इस फॉर्मूला के अंदर हम x की जगह a स्क्वायर पुट कर दे, x स्क्वायर की जगह a स्क्वायर, तो क्या बनेगी, b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपन 2 का 2 ए स्क्वायर का ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह हम कर रहे हैं ए स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। अब यहाँ पे क्या होगा, म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपन 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होगा, 2a स्क्वायर रेज टू पावर 3/2, राइट। एंड म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर, अब नीचे का जो एक जमेला है वो क्या है, 2 है, उसकी पावर 3/2 है, तो पहले वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, 2 रेज टू पावर 3/2 हो गया। दूसरा है ए स्क्वायर रेज टू पावर 3/2, अब ए स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 हो तो 2 कैंसिल नहीं हो जाता, तो क्या बचेगा, खाली ए क्यूब। तो यहाँ पे क्या आएगा, ए क्यूब। सो अब क्या होगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपन, अभी हमने कहा था जिसका बेस सेम हो वहां पे पावर का होता है एडिशन। तो यहाँ पे कितनी पावर होगी, 2 रेज टू पावर, सर मैथ्स का थोड़ा टफ क्वेश्चन नहीं है, यस तीशा, सर 5/2। 5/2 होगा, यहाँ पे पावर 1 है, 1 + 3/2, यस माइनस 1 + 3/2, 2 2 जा
2 1 जा 2 प्लस 3 5/2, कहाँ बड़ी बात थी, इंटू ए क्यूब। अब यहाँ पे जैसे यहाँ ऊपर a की पावर 2 है, नीचे 3 है, तो 2 पावर कट हो जाएगी, नीचे खाली 1 बचेगी, तो क्या बचा, म्यू नॉट एन आई अपन 2 रेज टू पावर 5/2 इंटू ए। ये हमें मिली मैग्नेटिक फील्ड बी एट अ डिस्टेंस ए पे, दैट मीन्स ऑन सरफेस के ऊपर। ठीक है, और एक थर्ड स्पेशल केस में आता है सेमी सर्कल के लिए, कि जो सेमी सर्कल हो, तो सेमी सर्कल की जो हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलती है एट द सेंटर ऑफ द सेमी सर्कल करंट कैरिंग लूप, सो होता है B इज इक्वल्स टू होता है 1/2 इंटू सेमी सर्कल की जो मैग्नेटिक फील्ड सर्कल की जो हमें सेंटर पे मिली, सॉरी सरफेस के ऊपर, इंटू B होगा। ये जो मैग्नेटिक फील्ड हमें मिलने वाली है वो 1/2 इंटू ए जो B है वो इस सर्कल वाली B है। सर्कुलर करंट कैरिंग लूप एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, सॉरी ये नहीं, ये रही x इज इक्वल टू 0 सेंटर वाले। तो ए वैल्यू जो B की है वो हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो आएगा हाफ इंटू म्यू नॉट एन आई अपन 2a। तो यहाँ पे हो जाएगा B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई अपन 2 2 जा 4 इंटू ए रहेगी। तो ये होगी मैग्नेटिक फील्ड B सेमी सर्कल के लिए। यहाँ लिख दीजिएगा एट सेंटर पे ये होगी ऑन सरफेस, ये है सेमी सर्कल के लिए। ठीक है, ये थे हमारे तीनों स्पेशल केसेस। सो जो मैंने यहाँ पे कहा था कि फर्स्ट हमारा कंसिडरेशन स्टेप है, सेकंड डायग्राम, थर्ड एक्सप्लेनेशन स्टेप तक, एंड फोर्थ एक स्टेप बचता है ग्राफ वाला। सो अब हम मूव करते हैं ग्राफ के ऊपर। स्पेशल केसेस में किसी को कोई कंफ्यूजन, डाउट क्लियर हो तो थम्स अप कर दीजिएगा, डाउट कुछ कंफ्यूजन हो तो हैंड रेज कर दीजिएगा। यस केशिनी। सर सेमी सर्कल का जो केस है उसमें हमेशा हम x को 0 ही कंसिडर करेंगे। हाँ, बिकॉज हम सेंटर के थ्रू फाइंड आउट करते हैं ना, ऐसे। और थोड़ा डिस्टेंस पे करना हो तो फिर थोड़ा डिस्टेंस मतलब इससे आगे या नीचे, हाँ सर दोनों साइड। दोनों साइड करना हो तो फर्स्ट तो ये हाफ पार्ट वाला हमें इतना मिलेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, देन एक की वैल्यू जो होगी ना, एक की वैल्यू जितनी हो उतनी यहाँ पुट कर देनी है। ओके। ठीक है, देन वो डिस्टेंस ही बढ़ेगा वहां, और तो कोई चीज बढ़ेगी नहीं। तो डिस्टेंस यहाँ पे जो हमारा ए होगा वो जितनी बढ़ती है वहां पे ए रख दीजिएगा। ठीक है, और किसी को कोई कंफ्यूजन? जो हमारा फोर्थ पॉइंट है ग्राफ बेस पे, हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का। बी वर्सेस एक्स का। मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम कहाँ मिलती है हमें? एट सेंटर। अब तो सर इतना तो दिमाग में बिठ ही गया है। ओके, सो सेंटर पे होगा, दैट मीन्स ये जो मेरा डिस्टेंस है ये से होगा। ये मैंने फर्स्ट तो एक्सिस की
साइन यहाँ मेंशन किया, माइन प्लस एक्स एक्सिस होगी, यहाँ पे माइनस एक्स, दैट मीन्स प्लस एक्स का कहने का मतलब है कि राइट साइड जा रही है, माइनस एक्स का कहने का मतलब है माइनस एक्स एक्सिस के अलोंग हम डिस्टेंस ले रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे लेट से कि मैं यहाँ पे कुछ लूँ, पहले प्लस एक्स, देन 2x लूँ, देन 3x, ऐसा कुछ लूँ, देन यहाँ पे माइनस एक्स आएगा इस साइड, माइनस 2x, माइनस 3x, ऐसा। बट मैग्नेटिक फील्ड जो मैक्सिमम होगी वो तो सेंटर पे रहने वाली है, राइट। तो सेंटर पे मैक्सिमम होगी, तो लेट से कि यहाँ कुछ बी मैक्सिमम मुझे मिल रही है, बी मैक्सिमम। और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, बी मैक्सिमम इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2a, जितनी होगी इतनी, राइट। अब जैसे मैं सेंटर से दूर जाता जाऊंगा तो धीरे धीरे दोनों साइड मेरी सेम टू सेम मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होती जाएगी या हो ही जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे गया, एक्स एक्स प्लस माइनस दोनों डिस्टेंस सेम है बोथ साइड, तो वो दोनों डिक्रीज होगी। जहां यहाँ से जितना इतनी कम हुई उतनी कम यहाँ पे होगी। देन यहाँ पे 2x पे आया, जितनी कम 0 से यहाँ तक होगी उतनी यहाँ पे होगी लेफ्ट साइड भी। तो जैसे जैसे राइट साइड जाऊं धीरे धीरे करके डिक्रीज होगी, वैसे ही लेफ्ट साइड धीरे धीरे डिक्रीज होगी ऐसा। और ये जो मैक्सिमम होगी ना, बट इसका हाफ द मैक्सिमम मुझे निकालना हो तो लेट से कि ये कुछ डिस्टेंस था मैक्सिमम का, इसका कुछ होगा हाफ द मैक्सिमम, तो ये क्या होगा, बी मैक्स बाय 2 मिलेगा ऐसा कुछ, या हाफ द मैक्सिमम। सो ये है मैग्नेटिक फील्ड एंड डिस्टेंस वर्जिस का ग्राफ। ये पूरा इस डेरिवेशन का कंसेप्ट यहाँ क्लियर हो, कोई भी कंफ्यूजन डाउट हो तो अभी बोल दीजिएगा, साथ में क्लियर हो जाए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। जैसा मैंने कहा, क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको दिखेगा ही दिखेगा, या तो कोई भी एग्जाम होगी एग्जाम में आता रहेगा, आप बोर्ड के प्रीवियस ईयर का पेपर भी देख लीजिएगा, इस क्वेश्चन डेरिवेशन हो सकता है, या तो इसके बेस पे कोई न्यूमेरिकल तो होगा ही होगा। क्लियर है सबको? या तो थम्स अप एंड रेस कर दीजिएगा। ओके, ठीक है। सो ये था हमारा पूरा कंसेप्ट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर करंट लूप। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप ऑन इट्स एक्सियल लाइन, राइट। इसमें इतना स्टेप लिखने रहेंगे, जो आपको स्पेशल केस पूछा जाए तभी लिखना है, एंड ग्राफ तभी ड्रॉ करना है जब आपको पूछा जाए तब, अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, सो देन मूव नेक्स्ट पॉइंट। एक चीज बताइएगा, जब आपने चैप्टर 1 पढ़े थे तो चैप्टर 1 के अंदर एक ऐसी क्वांटिटी थी जो हमें बहुत अच्छी लगी थी लास्ट में, एंड में। एंड में कहने का मतलब ये है, जब गॉस थ्योरम आया तो गॉस थ्योरम के थ्रू हमें काफी चीजें लाइफ में इजी हो गई थी, काफी चीज। वो एक कौन सी वो क्वांटिटी जो थी जो हमें फाइंड करने में बहुत इजी हो गया था, जब गॉस लॉ आया तब, गॉसिस थ्योरम आया था। कौन सी क्वांटिटी थी वो? सर अब चैप्टर 1 की कहाँ बात करें सर, वो तो हमारे अरे वाह सर प्रथम, इलेक्ट्रिक परफेक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड। जब गॉस थ्योरम के थ्रू में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना इतना इजी हो गया था, अदरवाइज जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, एवरी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले तो बहुत मुश्किल होती थी। बहुत मुश्किल कहने का वो मीनिंग है कि हमें नंबर ऑफ टर्न्स बहुत बढ़ जाते थे, कि हर एक चार्ज की जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ जाते थे। लेट से कि
कोई एक दो चार्ज की निकालनी हो तो हम ये आसानी से इजी से निकाल सकते थे, बट जब भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्ज हो या कोई 100 हो, 1000 हो, लाख हो, नंबर ऑफ चार्जेस हो, तब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी बहुत मुश्किल थी। तब जब गॉस नाम के एक स्टूडेंट था, उसने एक गॉस थ्योरम बनाया, उससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल के हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी बहुत इजी हो गई। उसी के गॉसिस थ्योरम के 3 जान थी जो मेन इंपॉर्टेंट थे हमारे चैप्टर 1 के अंदर। वो थी लॉन्ग चार्ज वायर वाली फर्स्ट एप्लीकेशन, सेकंड 3 इनफाइनाइट प्लेन शीट एंड थर्ड थी यूनिफॉर्म शेल वाले। ये तीनों में हमने एक ही चीज ढूंढी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। सो वैसे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में वो एक काम करता था गॉस थ्योरम एंड कूलम्ब्स लॉ, वैसा ही हमारे यहाँ मैग्नेटिज्म में वैसे ही 2 लॉज है, एक तो बायो-सावर्ट्स लॉ एंड सेकंड है एम्पियर सर्किटल लॉ। कौन सा सेकंड है? एम्पियर सर्किटल लॉ। मैग्नेटिज्म में ये दोनों थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट बायो-सावर्ट्स लॉ, सेकंड एम्पियर सर्किटल लॉ। जैसे गॉस थ्योरम वर्क करता था वैसे हमारे यहाँ पे एम्पियर सर्किटल लॉ वर्क करेगा। जैसा वहां पे कूलम्ब्स लॉ वर्क कर रहा था वैसे यहाँ पे हमारे मैग्नेटिज्म में बायो-सावर्ट्स लॉ यूज कर रहा है, राइट। सो यहाँ पे जो आप एनालॉजी में देखेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिज्म में क्या होता है, ये आपको लीना मैम ने करवा भी दिया होगा लास्ट लेक्चर में, या ना हो तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे, राइट। फर्स्ट एम्पियर सर्किटल लॉ का जो स्टेटमेंट है वो ध्यान से सुनिएगा एंड उसी के बेस पे उनका पूरा फॉर्मूला है, राइट। फर्स्ट एम्पियर सर्किटल लॉ इट स्टेट दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज्ड लूप is equals to mu naught times the total current passing through the surface of the loop. Let's say कि इसमें हमें कोई करंट पास हो रहा है, right? That means it's called line integral of magnetic field of closed loop. कैसी लूप है? क्लोज्ड लूप है। तो एक क्लोज्ड लूप का इंटीग्रेशन हम ऐसे मेंशन करते हैं, क्लोज इंटीग्रल बोलते हैं ना, क्लोज इंटीग्रल। इस क्लोज्ड लूप that means is BDL equals to mu naught times the total current passing through the surface of the loop. या तो यहाँ पे ऐसा भी लिख दीजिएगा mu naught into I total। फिर से बोलता हूँ, state that the line integral of magnetic field of magnetic field over a closed loop is equals to mu naught times the total current passing through the surface। अब यहीं पे देखिएगा फर्स्ट पॉइंट, लाइन इंटीग्रल of magnetic field over a closed loop is equals to mu naught times the total current passing through the surface। हो जाएगा इजी। एक वर्ड यहाँ पे, चलो फिर से बोलता हूँ, ये थ्योरम, ये स्टेटमेंट अच्छे से दिमाग में बैठ जाना चाहिए। It states that the line integral of magnetic field B over a closed loop is equals to mu naught times the total current passing through the surface।
हो जाएगा मानस? Yes, sir. हाँ जी, बोलिएगा। So line integral of magnetic field over a closed loop is equal to mu naught into the total current passing through the surface. परफेक्ट, पासिंग थ्रू द सरफेस ऑफ द लूप भी कह सकते हैं। ठीक है, और तीशा? So the surface integral of magnetic field over a closed loop is equal to mu naught times the total current passing through the surface. ओके, वो भी सही है, या तो लाइन इंटीग्रल मैग्नेटिक फील्ड वो भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, कैशिनी? Sir, the line integral over a closed loop is of a line integral of a closed loop for a magnetic field is equal to mu naught times the total current passing through the surface of the loop. ये थोड़ा मुझे वैसा लगा, तो इट्स ओके। The line integral of magnetic field or any closed loop is equals to mu naught times the total current passing through the loop. First point, second, third, fourth and fifth वैसे 1 by 1 बोलना है और हम पार्टिसिपेट करेंगे। निष्ठा? कुछ नया नहीं है, बस यहाँ पे जितना लिखा है उनको बोल देना है। हैंड रेस कर दीजिएगा जिसका क्लियर हो गया हो। निष्ठा? यस, बोलिए। Sir, the law, यस, it states that the integral of magnetic field is equal to the mu naught times the total current passing through. ये लूप कैसी है? Circular loop. वो तो है, क्लोज लूप भी बोलते हैं ना। ओके, फिर से बोलिएगा निष्ठा। Yes, sir. It states that the magnetic field in a closed loop is mu naught times the total current passing through it. फिर से बोलिएगा। The magnetic field around the closed circuit, the integral of magnetic field, is equal to, in a closed loop is equal to mu naught times the total current passing through it. अब लास्ट टाइम एक बार अच्छे से क्लियर कट बोलना है। Yes, sir. काफी अच्छा था। The integral of magnetic field through a closed loop is mu naught times the total current passing through it. ओके, चलो ठीक है। State that the line integral of magnetic field or any closed loop is equals to mu naught times the total current passing through the surface of the loop. ठीक है, इट्स अ एम्पियर सर्किटल लॉ। क्लियर है? ये जो दोनों पॉइंट्स किए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। घर पे इस स्टेटमेंट 2 या 3 बार लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, अब एक न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर देखिएगा आपकी वर्कशीट के अंदर, क्वेश्चन नंबर 10। तीशा, क्वेश्चन नंबर 10 रीड करिएगा। Find the ratio of the magnitudes of the magnetic field of this coil at the center and at an axial point for which x is equals to a root 3. कहाँ पे हमें फाइंड आउट करनी है?
x इज इक्वल्स टू a√3। ठीक है, फर्स्ट हमें क्या दिया है B1, तो फर्स्ट हमें दिया हुआ है सेंटर पे दिया हुआ है। तो फर्स्ट सेंटर की मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्मूला क्या हमें मिली थी मानस? So mu naught I n upon 2a. परफेक्ट, ये थी सेंटर की। अब जो हमारे पास ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्मूला थी, ओरिजिनल कहने का मतलब ये है जो B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ए अपन 2 इंटू एस स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2, ये थी हमारे पास, राइट। इसमें x की वैल्यू हम a पुट कर देंगे a इंटू √3। जो a इंटू √3 में यहाँ पे पुट कर दूंगा, देन उनका स्क्वायर भी होगा, x का स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या होगा म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपन 2 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर की जगह क्या होगा a√3 का होल स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। सो यहाँ पे क्या आएगा म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर, डिनोमिनेटर में 2 इंटू ए स्क्वायर, ये जो स्क्वायर आएगा तो ए स्क्वायर √3 का स्क्वायर होगा 3 इंटू पावर 3/2। ठीक है, अब यहाँ पे म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर, डिनोमिनेटर में 2 इंटू 3 प्लस 1 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 हुआ। और इनको सिंप्लीफाई करते हैं कि 2 रेज टू पावर 4 रेज टू पावर 3/2 होगी। फर्स्ट तो 4 है ना, वो 2 का स्क्वायर है, तो पहले हम क्या कर लेंगे 4 को 2 का स्क्वायर लिखो, तो 2 का स्क्वायर लिखेंगे ना तो 3/2 का 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे a स्क्वायर है वो भी 2 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आएगा म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपन 2 इंटू 2 का अब क्या बचा क्यूब, 2 का क्यूब हो जाएगा 8 इंटू ए क्यूब। ठीक है, तो ये क्या मिला म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपन 8 2 जा 16 ए क्यूब, दिख रहा है लास्ट में, राइट। अब यहाँ पे a की पावर 2 है ऊपर, नीचे 3 है तो 2 कट हो जाएगी, क्या बचेगा म्यू नॉट एन आई अपन 16a। ए जो मुझे मिला ना, ये मिला B2, जो मैंने नया डिस्टेंस लेके फाइंड आउट किया वो B2, राइट। अब B1 यहाँ पे था, B2 ए मिला, दोनों का रेशियो कर दीजिएगा, इस B1 by B2 विच इज इक्वल टू क्या होगा म्यू नॉट एन आई बाई 2a इंटू B2 की वैल्यू कितनी है 16a, वो इनवर्स हो जाएगी 16a अपन म्यू नॉट एन आई, होगा ऐसा। अब यहाँ पे म्यू नॉट एन आई कट हो जाएगा, यस केशिनी परफेक्ट, ये कट हो जाएगा, ये होगा 8 2 जा 16, तो ये हुआ 8 जैम 1। लो, था कुछ नहीं, आप बस हमें फॉर्मूला क्लियर होनी चाहिए। क्लियर है यहाँ तक सबको? कोई कंफ्यूजन कुछ डाउट हो तो एड्रेस कर दीजिएगा। ओके, ठीक है, कोई कंफ्यूजन? ओके चलो ठीक है, ग्रेट। डाउट हो तो रुकिएगा, अदरवाइज बाय बाय। Thank you, sir. वेलकम।